नमस्कार। आज से हम लोग डिस्कस करना चालू कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स, जो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इसे हम लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। तो ये थर्मल फिजिक्स जो है, इसे हम कह सकते हैं यह एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ओनली एनसीईआरटी, नॉट लेस नॉट मोर। न तो एनसीईआरटी से ज़्यादा देखेंगे, न तो एनसीईआरटी से कम देखेंगे। तो देखा जाए थर्मल फिजिक्स एनसीईआरटी में किस तरह से है, तो इसमें 3 चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी के थर्मल फिजिक्स में 3 चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 12 है और चैप्टर नंबर 13 है। टोटल 15 चैप्टर में से 11वां, 12वां और 13वां, ये 3 चैप्टर थर्मल फिजिक्स है। चैप्टर 11वां नंबर चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 12 का नाम है थर्मोडायनामिक्स और चैप्टर नंबर 13 का नाम है काइनेटिक थ्योरी। तो इस प्रकार से 3 चैप्टर्स हुए। टॉपिक्स की बात करें, यही 3 चैप्टर्स यहाँ हम लोग लिखे हैं। टॉपिक की बात करें तो 11 नंबर चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं, 12 नंबर चैप्टर में 13 टॉपिक्स हैं और 13 नंबर चैप्टर में 7 टॉपिक्स हैं। तो तीनों को जोड़ा जाए तो देखा जाएगा टोटल टॉपिक 30 हो गए। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स मीन्स सॉल्व्ड क्वेश्चंस। तो सॉल्व्ड क्वेश्चन जो है वो पहला 11 नंबर चैप्टर में 8 क्वेश्चन सॉल्व है। थर्मोडायनामिक्स 12 में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है और काइनेटिक थ्योरी वाले चैप्टर में 9 क्वेश्चन सॉल्व है। तो 8 + 9 देखा जाए तो टोटल 17 क्वेश्चन जो है, 17 क्वेश्चन सॉल्व्ड है एनसीईआरटी बुक में थर्मल फिजिक्स में, इन तीनों चैप्टर को मिला करके। एक्सरसाइज की बात करें, जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के एंड में होते हैं, तो 11 नंबर चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 22 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनामिक्स में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी में 14 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस सब को जोड़ा जाए तो टोटल क्वेश्चन जो हो गया 46। तो 46 क्वेश्चंस, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, कुछ कॉन्सेप्ट के भी हैं। तो टोटल 46 अनसॉल्व्ड है जो हमें बनाने हैं। तो दोनों का जोड़ अगर देखा जाए तो 17 + 46, 46, 40, 50, 63, टोटल हमें 63 क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी के थर्मल फिजिक्स में, जो हमें बनाना है। तो हम लोग यहाँ गौर करें, जो हम लोग ओनली एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, सबको बारी बारी से क्लियरली बनाएंगे। ऐसे कुछ जगह देखा गया है जो कंप्लीट थ्योरी नहीं आया है, तो अगर इस एग्जाम्पल्स को और एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो जो फार्मूला और थोड़े थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा में हम लोग थ्योरी को जोड़ेंगे। चूँकि हम लोग यहाँ थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो थ्योरी के लिए कुछ एक्स्ट्रा हमें यहाँ डालना पड़ेगा, जिससे कि पूरी तरह से ये टोटल 63 सवाल हमसे बन जाए और इसके हर टॉपिक का क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाए। तो हम लोग अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहलाया। टॉपिक्स की बात करें तो 10 टॉपिक है। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है। एनसीईआरटी के हर बुक में, हर चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन आता है, जो उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है टेम्परेचर एंड हीट, टेम्परेचर के बारे में और हीट के बारे में।
तीसरा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करना। चौथा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस का क्या इक्वेशन है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या है। पांचवा नंबर है थर्मल एक्सपेंशन, हीट मिलने से, टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी एक्सपेंड करता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हर सब्सटेंस जब हीट लेता है तो उसका एक हीट कैपेसिटी होता है, उससे जुड़ा हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो ये देखेंगे। कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री देखेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस, कैलोरीमेट्री कहलाता है साइंस का वह ब्रांच जहाँ पर हम लोग हीट को मेजर करते हैं। और चेंज ऑफ स्टेट, बॉडी टेम्परेचर गेन करके या लूज करके अपने स्टेट को चेंज करता है, तो चेंज ऑफ स्टेट देखेंगे। 9वां नंबर टॉपिक है हीट ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह हीट ट्रांसफर होता है। 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों हम लोग देखेंगे। और अंतिम टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन साहब का कूलिंग लॉ। वैसे न्यूटन साहब तो कूलिंग बहुत पहले दिए थे, अपने समय में दिए थे, लेकिन बाद में जो लॉ आए रेडिएशंस का, मॉडर्न लॉ, तो उसके द्वारा भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग प्रूफ हो जाता है, तो ये देखेंगे। तो इस तरह से थर्मल फिजिक्स में हम लोग गौर किए, 10 टॉपिक हम लोग को देखना है, जो टॉपिक इस प्रकार से था। अब हम लोग पढ़ाई की सुविधा के कारण इस चैप्टर को, जो चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इस चैप्टर को क्लियरली हम लिख सकते हैं हीट एंड टेम्परेचर। एक्चुअली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम है, लेकिन एक्चुअल नाम इसका जो अगर हम लोग डिफाइन करें तो हीट एंड टेम्परेचर है। हम लोग हीट और टेम्परेचर के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसे हम लोग सब चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं। एनसीईआरटी में ये हमें एक ही चैप्टर में सब कुछ दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ के अगर हम लोग रेफरेंस में अगर बुक्स पढ़ें, चाहे वो एस रोमा की बुक्स पढ़ें या फिर अपना जो भी बुक्स अलग से पढ़ें, उसमें देखेंगे जो इस प्रकार से ये सब चैप्टर है। तो सब चैप्टर 1 क्या हो गया, थर्मोमेट्री, हम लोग इसमें देखेंगे थर्मोमेट्री। और ये 2 टॉपिक्स जो है ये थर्मोमेट्री में आ जाएगा। कौन कौन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ये 2। सब चैप्टर 2 जो है वो थर्मल एक्सपेंशन है, इसमें क्या आ जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन। सब चैप्टर 3 कैलोरीमेट्री है, इसमें 3 टॉपिक आ जाएंगे। और सब चैप्टर 4 सुविधा के लिए हम लोग बांट दिए हैं, सब चैप्टर में समझने में सुविधा होगी, हीट ट्रांसफर और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये हीट ट्रांसफर में आया। तो इस प्रकार से हम लोग सब चैप्टर में डिवाइड किए। अब पहला सब चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं। सब चैप्टर 1 गौर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में सबको देख लेते हैं पहले। तो सब चैप्टर 1 देखा जाए। इसमें हम लोग टेम्परेचर और हीट के बारे में गौर करेंगे। तो पहले हम लोग टेम्परेचर के बारे में चर्चा करें। यहाँ 3 टर्म उपयोग करेंगे, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, थर्मोमेट्री। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी कितना गर्म है और कितना ठंडा है, ये कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो इसे ही टेम्परेचर कहते हैं। थर्मोमीटर दूसरा टर्म हुआ, यह इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ए डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमेट्री तीसरा टर्म है। थर्मोमेट्री मतलब साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर स्टडी करते हैं। ये 3 टर्म हम लोग गौर किए और 2 टॉपिक्स से पढ़ने हैं। कौन कौन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। उसी में एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल आइडियल गैस लॉ पे है, तो हम लोग आइडियल गैस लॉ भी देखेंगे। सब चैप्टर 2 जो है वो थर्मल एक्सपेंशन है। सब चैप्टर 3 जिसमें हम लोग 4 टर्म इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। हीट जो है ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है
जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो बॉडी कांटेक्ट में आवे और दोनों का टेम्परेचर अलग अलग रहे, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस अगर रहे दोनों बॉडी में, तो कांटेक्ट में आने पर एक बॉडी लूज करेगा हायर टेम्परेचर वाला और लोअर टेम्परेचर वाला बॉडी गेन करता है। तो वो जो अमाउंट जो ट्रांसफर होता है उसे ही हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म देखना है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ कन्फ्यूग्रेशन एंड रैंडम मोशन ऑफ द एटम एंड द मोलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। हर बॉडी में एटम और मोलिक्यूल्स है, उसका अपना रैंडम मोशन होता है और उसका कुछ अपना कॉन्फ़िगरेशन भी है। तो रैंडम मोशन के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इस दोनों का जोड़ इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो हर बॉडी का अपना कुछ न कुछ इंटरनल एनर्जी होता है और इसी इंटरनल एनर्जी के कारण उससे हम लोग कहते हैं उसमें एनर्जी है। और जब दो बॉडी इस इंटरनल एनर्जी के कारण उसमें कुछ टेम्परेचर रहेंगे और दो बॉडी जब कांटेक्ट में आएगा तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ जो अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर होगा उसी एनर्जी को हीट एनर्जी कहेंगे। तो हीट एनर्जी का डिफिनेशन अगर सही से गौर किया जाए तो इट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। यह इंटरनल एनर्जी का वह पार्ट है जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब दो बॉडी में इंटरनल एनर्जी है अपना अपना, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक का कुछ इंटरनल एनर्जी दूसरे बॉडी में चला जाएगा ड्यू, तो इससे ही हम लोग क्या कहेंगे हीट एनर्जी। मतलब हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी का पार्ट है पहली बात। और दूसरी बात एनर्जी इन ट्रांजिट है, मतलब जो ट्रांसफर होता है जितना ट्रांसफर होगा उसी अमाउंट को हम लोग हीट एनर्जी कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हीट एनर्जी को समझने के लिए। और कैलोरीमेट्री फिर ब्रांच ऑफ क्या है? साइंस है, जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ हीट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए थर्मोमेट्री ब्रांच आता है और मेजरमेंट ऑफ हीट के लिए कैलोरीमेट्री आता है। कुछ देर पहले गौर किए थे। इसमें हम लोग ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। और सब टॉपिक 4 लास्ट सब टॉपिक है हीट ट्रांसफर। एक जगह से दूसरे जगह हीट को ट्रांसफर होने के लिए 3 मोड चाहिए, 3 तरीका है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीनों हम लोग गौर करेंगे। ये टॉपिक नंबर 9 है और लास्ट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। न्यूटन साहब अपने समय में कूलिंग का लॉ दिए थे, अब बाद में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का जो लॉ तैयार हुआ उनके बाद ये सब लॉ आए। तो उसके द्वारा भी ये कन्फर्म किया गया जो न्यूटन साहब का स्टेटमेंट आज भी सही है। तो हम लोग इसको मॉडर्न थ्योरी के द्वारा हम इसको प्रूफ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें इंट्रोडक्शन में जो क्या क्या चीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सब चैप्टर देखते हैं थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री पहला सब चैप्टर थर्मोमेट्री। तो हम लोग टॉपिक नंबर 3 देख रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। गौर कीजिए, हमें थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। और यह थर्मामीटर बनता कैसे है? तो बस यही चीज़ हम लोग यहाँ गौर करते हैं। जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मटेरियल हैं, जितने भी मटेरियल हैं, उस मटेरियल से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होता है। हर फिजिकल उससे जुड़ा हुआ कुछ न कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होता है। वो फिजिकल क्वांटिटी अगर टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा हो और वह चेंज अगर यूनिफॉर्म होता हो तो उसको यूज करके हम लोग थर्मामीटर तैयार कर सकते हैं। स्टेटमेंट देखिए, मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल change sufficiently with temperature to be used as the basis for the constructing thermometer।
थर्मोमीटर के कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल के उस प्रॉपर्टीज को ध्यान देते हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। तो गौर किया जाए, मटेरियल्स सॉलिड स्टेट में रह सकता है, लिक्विड स्टेट में रह सकता है और क्या रह सकता है, गैसेज में रह सकता है। तो सॉलिड में अगर देखा जाए, अगर प्लेटिनम ले लिया जाए, प्लेटिनम तो और उसके रेसिस्टेंस को गौर किया जाए, रेसिस्टेंस को गौर किया जाए, जिसे हम लोग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे, जो चेंज करता है टेम्परेचर के साथ। तो अगर रेसिस्टेंस, तो मोस्टली ऑब्जेक्ट का रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदलता है, लेकिन प्लेटिनम का यूनिफॉर्मली चेंज करता है। तो प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर बनाया गया उसके रेसिस्टेंस को ऑब्जर्व करके। तो थर्मामीटर का नाम हुआ प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस हुआ और मटेरियल सॉलिड में रहा। लिक्विड में मरकरी को लिया गया, कभी वाटर को लिया गया था, कभी एल्कोहल को लिया गया था, अभी मरकरी हम लोग यूज करते हैं। तो लिक्विड में मरकरी को लिया जाए और उसे अगर एक कैपिलरी ट्यूब में, केस नली में रखा जाए तो उसका लेंथ चेंज होता है, लेंथ बढ़ता है, जो हम लोग थर्मामीटर में देखते हैं अगर बुखार वगैरह होती है तो उसके लिए सेल्सियस साहब और फ़ारेनहाइट साहब अपना स्केल दिए थे। और गैस स्टेट में जो ऑब्जेक्ट है, तो गैस को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लेते हैं, प्रेशर को लेते हैं और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, पढ़ेंगे आगे। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके थर्मामीटर बनाते हैं और उसका हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ देखा जाए, जो थर्मोमेट्री जो है वो दो तरह के होते हैं, एक ओल्ड थर्मोमेट्री, एक न्यू थर्मोमेट्री। 1954 से पहले जो थर्मोमेट्री था उसे ओल्ड थर्मोमेट्री कहा जाता है, क्योंकि उस समय में दो फिक्स्ड पॉइंट लिए जाते थे और वो दो फिक्स्ड पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। एक को अपर फिक्स पॉइंट कहा गया और दूसरे को लोअर फिक्स पॉइंट कहा गया। उस समय से दो थर्मामीटर का यूज आ रहा था, कौन कौन, तो एक सेंटीग्रेड और एक फ़ारेनहाइट। ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल है, ये सेंटीग्रेड स्केल है। लेकिन 1954 के बाद जब 1960 में एसआई सिस्टम आया तो केल्विन को हम लोग टेम्परेचर मान लिए, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन को। तो 54 में उसको डिफाइन किया गया। तो इसीलिए तो केल्विन स्केल, ये केल्विन साहब का स्केल है, केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम लोग किसके साथ, तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के साथ। तो सेंटीग्रेड का ये लोअर फिक्स पॉइंट है 0 और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री से, यह लोअर फिक्स पॉइंट है, इसे कर सकते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो सेंटीग्रेड साहब 0 लिए और 100 लिए, फ़ारेनहाइट साहब 32 लिए और 212 लिए। तो केल्विन साहब के स्केल को अगर इससे कंपेयर किया जाए तो केल्विन साहब 0 डिग्री सी को माने 273.15 केल्विन और 100 डिग्री सी को माने 373.15 केल्विन। और अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच के इंटरवल को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल इंटरवल। कितने भाग में उसे डिवाइड किया गया, तो इसको दोनों को घटा दिया जाए तो ये 100 भाग में डिवाइड हुआ, यह भी 100 भाग में डिवाइड हुआ, लेकिन ये 180 में डिवाइड हुआ। अब हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो केल्विन साहब की बात गौर करें। केल्विन साहब कंसीडर किए थे जो टेम्परेचर निगेटिव नहीं हो सकता है, तो उनके स्केल पे टेम्परेचर निगेटिव नहीं होता है। उनका कहना था सबसे कम टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, वो सबसे कम टेम्परेचर बोले थे 0 केल्विन। उसी से कंपेयर करके वो निकाले थे 0 केल्विन जो होगा -273 डिग्री से, -273। गौर किया जाए वो अपने समय में -273 किए, जो बाद में कैलकुलेट होकर के -273.15 हुआ। उसी प्रकार से ये फ़ारेनहाइट स्केल पे बोले -4
59 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उन्होंने कैलकुलेट किया। बाद में एक्यूरेसी के रूप में ऐसे हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, लेकिन उनका कैलकुलेशन इतना था। तो इस प्रकार से 3 स्केल हम लोग यहाँ देखें जो हमारे बुक्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में। हम लोग उसी बेसिस पे सब कुछ देखने जा रहे हैं। तो यहाँ देखा जाए इनका थ्योरी क्या था, ओल्ड थर्मोमेट्री का थ्योरी क्या है। तो ओल्ड थर्मोमेट्री का थ्योरी है, देखा जाए, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कांस्टेंट होता है। यही थ्योरी है, इसका फार्मूला कहा जाए। तो सेंटीग्रेड के रीडिंग को अगर सी ले लें तो सेंटीग्रेड का लोअर फिक्स पॉइंट 0 है और अपर फिक्स पॉइंट 100 है, लोअर 0 है। तो सी माइनस 0 बाई 100 माइनस 0। फ़ारेनहाइट के लिए एफ माइनस 32 बाई 180 माइनस 180 नहीं होगा, 212 होगा। यहाँ मिस्टेक है, 212 होना चाहिए, ये मिस्टेक है, 212, 212 माइनस 32। और केल्विन का 273 था जो हम लोग उसके कंपेरिजन में लेते थे। के माइनस 273.15 था, लेकिन हम लोग 15 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। 373 माइनस 273। तो देखा जाए एक्चुअली यह जो हो जाएगा, ये हो जाएगा C बाई क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा F माइनस 32 बाई 180, और ये हो जाएगा K माइनस 273 बाई 100। सॉल्व कर दें तो C बाई 5, F माइनस 32 बाई 9, K माइनस 273 बाई 5। तो ये मेरा रिलेशन आ गया जो हमें याद रखना चाहिए। अब गौर किया जाए, अगर हम सेंटीग्रेड केल्विन में कंपेरिजन करें तो ये फार्मूला बन जाएगा C इजकल टू 27 K माइनस 273। अगर केल्विन में पता है उसमें से 273 घटा देंगे तो डिग्री C आ जाएगा, और अगर सेंटीग्रेड पता है तो उसमें 273 जोड़ेंगे तो केल्विन में आएगा। और सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का रिलेशन देखा जाए, अगर फ़ारेनहाइट पता है तो हम लोग लिख सकते हैं C बराबर 5 बाई 9 F माइनस 32। अगर सेंटीग्रेड पता है तो F इजकल टू 9 बाई 5 C प्लस 32। अब हम लोग इसको ऐसे गौर करें, जो इसको लिख सकते हैं, अगर हम ग्राफ के रूप में अगर गौर करें तो y इजकल टू लिख सकते हैं mx माइनस सी। इसको ग्राफ में देखें तो y इजकल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है। अब हम लोग गौर करेंगे, y के तरफ अगर सेंटीग्रेड रहे और x के तरफ अगर फ़ारेनहाइट रहे तो किस प्रकार से स्लोप तो पॉजिटिव आएगा, इंटरसेप्ट निगेटिव हो जाएगा। और अगर y के तरफ फ़ारेनहाइट रहे और सेंटीग्रेड x के तरफ रहे तो स्लोप 9/5 पॉजिटिव आएगा, इंटरसेप्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस चीज़ को हम लोग अगले पेज में देख रहे हैं जो कैसे यूज किया गया है। देखा जाए, यह हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये फिगर यहाँ से लाए हैं, एनसीईआरटी से फिगर है। गौर किया जाए, यहाँ पे हम लोग अगर गौर करें तो जब 0 टेम्परेचर होता था सेंटीग्रेड पे तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, इधर आपके पास फ़ारेनहाइट हो गया, T फ़ारेनहाइट मतलब समझो डिग्री फ़ारेनहाइट, इधर T यहाँ डिग्री C हो गया, इधर डिग्री C हमने ले लिया। हाँ, तो अगर ये 0 होगा तो ये 32 होगा, अगर 100 होगा तो 212 होगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो अभी बोले थे जो केल्विन साहब अपने समय में खुद कैलकुलेट किए थे, जो उनका जो 0 है वो सेंटीग्रेड पे माइनस 273 है, डिग्री C माइनस 273 डिग्री C, और फ़ारेनहाइट पे कितना है, माइनस 459 डिग्री F है। तो ये उन्होंने कैलकुलेट किया था अपने ज़माने में ही। अब अगर हम यहाँ 2 एग्जाम्पल्स को अगर गौर करें तो देखें, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के रूप में अगर हम y के तरफ अगर हम फ़ारेनहाइट ले लेते हैं तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने गौर किया था, अगर y के तरफ फ़ारेनहाइट लेंगे तो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। तो यहाँ देखा जाए स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव।
तो इस प्रकार से आ जाए, देखा जाए ये ग्राफ मेरे पास आ गया। इसी का छोटा रूप है, क्वाड्रेंट ये 1 में है, ये हम दोनों क्वाड्रेंट में दिखा दिए। आइए, और अगर हम इसी तरह से अगर देखें क्या, अगर y के तरफ, अगर y के तरफ, अगर y के तरफ अगर सेंटीग्रेड हो और ये क्या हो फ़ारेनहाइट अगर x के तरफ हो, तो स्लोप तो पॉजिटिव होगा लेकिन इंटरसेप्ट निगेटिव होगा। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे 0 जब होगा फ़ारेनहाइट तो सेंटीग्रेड निगेटिव में आ जाएगा, और जब फ़ारेनहाइट अगर 0 होगा, सेंटीग्रेड 0 होगा, तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, ये 32 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ गौर करें, किस प्रकार से ग्राफ बनता है, पूछा जाता है। इसी ग्राफ का रूप यहाँ पे हमें देखे हैं, लेकिन ये क्वाड्रेंट 1 में है, ये दोनों क्वाड्रेंट में हम लोगों ने ले लिया। तो गौर किया जाए, इस प्रकार से हम लोग ओल्ड थर्मोमेट्री को गौर किए। अब देखिए न्यू थर्मोमेट्री किस रूप में आया है। तो न्यू थर्मोमेट्री जो है आफ्टर 1954 के बाद, हम जानते हैं मेजरमेंट करने के लिए एक संस्था है दुनिया की जिसे कहते हैं CGPM। इसका मीटिंग होते रहता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। इसका 10वां मीटिंग हुआ था 1954 में। उसी के रिजोल्यूशन 3 के द्वारा केल्विन स्केल का मॉडर्न डिफिनीशन दिया गया, और इस डिफिनीशन में हम लोगों ने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक लिए। केल्विन साहब पहले 0 तो लिए ही थे, एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लिया गया, वो 0 केल्विन बताए थे। लेकिन यहाँ पे 1954 में 10वें मीटिंग में इस चीज़ को कहा गया, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है उसे हम लोग क्या करें, एक और फिक्स पॉइंट माने। तो इस प्रकार से 2 फिक्स पॉइंट हो गया केल्विन स्केल पे, एक 0 केल्विन और एक 273.16 केल्विन, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू यही माना गया 273.16। अब यहाँ पे गौर किया जाए, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में अगर गौर करें तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वह टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन जिस पर पानी अपना तीनों स्टेट में रह सके, को एग्जिस्ट कर सके। पानी पानी भी रह सकता है, वाटर वाटर भी रहेगा, सॉलिड में आइस भी रह सकता है और वेपर रूप में भी रह सकता है। तो वो टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। इससे हम लोग पीटी ग्राफ पे बहुत आसानी से देखते हैं। यह पीटी ग्राफ जो है हम एनसीईआरटी बुक से ही लाए हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रिंटिंग एरर आ गया है जी। वहाँ पे जो हम रेड पेन से जो यहाँ लिखे हैं रेड कलर से, वो सब चीज़ नहीं है, स्केलिंग नहीं किया गया है, छूट गया है। वहाँ पे सी, ए और बी पॉइंट मिस कर गया है, प्रिंटिंग एरर हो गया है, यहाँ हमने वो पॉइंट डाल दिया है। लैंग्वेज एकदम सही है लेकिन वो पॉइंट छूटा हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो प्रेशर, टेम्परेचर, ये फेज डायग्राम वाटर का है। यहाँ गौर कीजिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर का कॉम्बिनेशंस एट विच फ्यूजन कर्व, आगे हम लोग पढ़ेंगे, माने समझ लीजिए 3 फेज ऑफ सबस्टांस को एग्जिस्ट। टेम्परेचर एंड प्रेशर का कॉम्बिनेशंस जहाँ पे तीनों फेज में वाटर रह सके उसे क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अब गौर किया जाए, आपके पास पीटी प्लेन लिया जाए, पीटी प्लेन मतलब एक तरफ प्रेशर लीजिए, एक तरफ टेम्परेचर लीजिए। तो पीटी ग्राफ लीजिए, उसका जो प्लेन बनेगा उसमें आपको 3 रीजन आएगा, एक सॉलिड रीजन है, एक वेपर रीजन है, एक लिक्विड है, लिखा हुआ है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड और एक वेपर है, 3 रीजन में।
और इस रीजन को हम लोग कर्व के द्वारा दिखाते हैं। तो एक सब्लिमेशन कर्व है BO, बी से लेकर के O, ये सब्लिमेशन कर्व है। फ्यूजन कर्व AO, A से लेकर के O, ये फ्यूजन कर्व है। और वेपोराइजेशन कर्व CO, C से लेकर के O। तो यही ABC पॉइंट हमारे एनसीईआरटी बुक में मिस हो गया है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज में दिया हुआ। तो ये 3 कर्व हैं, फ्यूजन कर्व, वेपोराइजेशन कर्व और सब्लिमेशन कर्व। गौर कीजिए कौन कौन सा कर्व है। सब्लिमेशन कर्व OB जो होता है वो सब्लिमेशन कर्व है। गौर, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में आ जाए तो सब्लिमेशन कहलाता है। फ्यूजन कर्व है AO, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड बने या लिक्विड से सॉलिड बने, तो ये फ्यूजन कहलाता है। और वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपर बन जाना। तो वाटर लिक्विड से वेपर बन जाए या वेपर से लिक्विड बने, तो ये वेपोराइजेशन कॉन्सेप्ट में हम लोग लेते हैं। तो ये हो गया। तो ये 3 तरह के कर्व हैं। तो यहाँ यही दिया गया, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द फ्यूजन कर्व, द वेपोराइजेशन कर्व, द फ्यूजन कर्व, द वेपोराइजेशन कर्व एंड सब्लिमेशन कर्व मीट, वह पॉइंट जहां पे तीनों कर्व, कौन कौन, सब्लिमेशन कर्व, फ्यूजन कर्व और वेपोराइजेशन कर्व जो मीट करता है, कहने का मतलब जहां तीनों स्टेट एग्जिस्ट करता है, उसे ही ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ये 2 आपको डेटा पढ़ना है। कौन कौन, उस समय जो टेम्परेचर होता है वो 273.16 केल्विन होता है, और प्रेशर जो होता है, प्रेशर वो 6.11 मिली पास्कल, 6.11 10⁻³ पास्कल। तो ये होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको गौर किया, फेज डायग्राम को। न्यू थर्मोमेट्री यही है। अब हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल देखेंगे। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को देखने से पहले हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन गौर करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पर बेस्ड है। तो ऐसा देखा गया, जो लिक्विड ग्लास थर्मामीटर्स जो है, जिसमें लिक्विड का यूज किया जाता है, तो लिक्विड में आप वाटर का भी यूज कर सकते हैं, HG का यूज कर सकते हैं, एल्कोहल का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा गया, ये डिफरेंट रीडिंग देता है सेम टेम्परेचर पे। बॉडी के सेम टेम्परेचर को अलग अलग लिक्विड डाल के थर्मामीटर बनाया जाए तो रीडिंग डिफरेंट होता है। ऐसा इसीलिए होता है जो उसका एक्सपेंशन प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, हर लिक्विड अलग अलग तरीके से एक्सपेंड करता है। तो इस जगह पे अगर लिक्विड को छोड़ के अगर हम लोग गैस का यूज करें तो एक्यूरेसी कुछ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम यही देख रहे हैं, आइडियल गैस लॉ इसीलिए लाया गया, जो ए थर्मामीटर दैट यूजेज ए गैस गिव द सेम रीडिंग रिगार्डलेस ऑफ विच गैस इज यूज्ड। कौन सा गैस आप यूज करते हैं उस पे वो डिपेंड नहीं करता है, और टेम्परेचर का एक्यूरेसी ज़्यादा रहता है। तो गौर किया जाए, यहाँ पे गैस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रियल और आइडियल। एक्चुअली जितने भी गैस हैं वो रियल ही होते हैं, और आइडियल वो बिहेव करते हैं। आइडियल तब बिहेव करेंगे जो ये रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। प्रेशर लो हो और अगर टेम्परेचर हाई हो तो जितने भी रियल गैस हैं वो आइडियल गैस के तरह से बिहेव करते हैं। तो हमारे पास जितने भी गैसेज हैं वो रियल गैस है, लेकिन उसके टेम्परेचर को हाई और प्रेशर को लो करके हम लोग आइडियल बिहेवियर का यूज करते हैं। और जो भी लॉ हम लोग पढ़ते हैं वो आइडियल गैस लॉ ही पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं आइडियल गैस लॉ क्या है हमारे पास। ये मेरा आइडियल गैस लॉ है। गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गैस का दिया हुआ है तो बॉयल साहब एक लॉ दिए थे PV इक्वल टू कांस्टेंट, और चार्ल्स साहब एक लॉ दिए थे V/T इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो PV/T इक्वल टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को μr लिया गया। म्यू जो है, म्यू यहाँ म्यू हम लोग लिए, ये नंबर ऑफ मोल्स है। गैस जो लिया गया है उसमें कितना अमाउंट है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये एक बर्तन लेते हैं, कंटेनर है जिसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, इसमें जो गैस आप रखे हैं तो उसी में जो कितना अमाउंट है, तो अगर मोल में लेंगे तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, म्यू लेते हैं, म्यू।
और जानते हैं गैस में 3 चीज हो सकता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर गैस का। तो यहाँ P, V और T, तो गैसेज लॉ में यही देखते हैं, म्यू को तो हम लोग हमेशा कांस्टेंट लेते हैं, इसमें से कोई एक कांस्टेंट लिए, जैसे कि PV इजकल टू कांस्टेंट लिए, ये तब होता है जब आप T को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। अब V/T कांस्टेंट होगा जब क्या हो जाएगा, P इजकल टू कांस्टेंट हो जाए। तो हम लोग गैसेज लॉ को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इस तरह हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मेरा फार्मूला बनता है आइडियल गैस का, PV इजकल टू म्यू आर टी। यहाँ R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको पता रहना चाहिए 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो PV इजकल टू म्यू आर टी, यही मेरा आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ इससे हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं, आगे इसको और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पीटी ग्राफ देखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का पीटी ग्राफ। तो हमने देखा जो पीवी इजकल टू क्या था, म्यू आर टी था, पीवी इजकल टू म्यू आर टी, म्यू आर टी। तो अगर म्यू आर कांस्टेंट है तो पीवी प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। अगर हम क्या कर लें, वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लें तो पी प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ लो डेंसिटी गैस के लिए सोच लिया जाए। लो डेंसिटी गैस का मतलब होगा आइडियल बिहेवियर, और वॉल्यूम को क्या लेना है, कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे हम लोग V को क्या लिए, कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर ग्राफ की जानकारी रखते हैं तो आप गौर कीजिए, स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो आप ये गौर कीजिए, अगर ग्राफ से पता चल रहा है, जो कि हमारे केल्विन साहब दिए थे, उनका कहना था अगर टेम्परेचर घटते घटते -273.15 डिग्री C हो जाए, मतलब जिसे हम लोग 0K कहते हैं, 0 केल्विन हो जाए, 0 केल्विन, तो प्रेशर 0 हो जाता है। तो ये तब हुआ जब लो डेंसिटी गैस हुआ, आसानी से दिखाई पड़ गया। तो ये प्रूफ किया गया है उनके द्वारा। अब अगर हम गौर करें, रियल गैस अगर हम लेते हैं, रियल गैस, तो रियल गैस के साथ क्या होता है, अलग अलग गैस यहाँ ले लिए, गैस A, गैस B, गैस C। तो ये फिगर अलग अलग आएगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ हम लोग देखते हैं। लेकिन ज्यों-ज्यों अगर हम टेम्परेचर को घटाते जाएं तो ये भी 0K पे आ जाएगा, यह भी क्या आ जाएगा, 0K पे। लेकिन एक देखा गया 0 टेम्परेचर पे यहाँ प्रेशर अलग अलग है। अगर ये आइडियल गैस रहता तो प्रेशर क्या रहता, सेम रहता। लेकिन 0 पे क्या हो गया, ऑल गैसेज क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ भी लो डेंसिटी गैस पे देखा गया, लेकिन गैसेज अलग अलग लिए गए, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई पड़ता है। हम लोग गौर करते हैं आइडियल टेम्परेचर स्केल पे 2 चीज़ पे डिपेंड कर जाता है, गैस के नेचर पे और गैस के अमाउंट पे कितना डाला गया है, इसीलिए हम लोग ये डिफरेंसेस देख रहे हैं। अब गौर किया जाए आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल क्या है। इसे हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि ये हमारे पास एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं दिया गया है, लेकिन इस फॉर्मूला पे सवाल आपको बनाना है, इसलिए हम इसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहें। चलिए, तो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, हम लोग देखें V कांस्टेंट रहेगा तो। और अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नॉन टेम्परेचर है, इस पे हम लोग प्रेशर PTR निकाल लेंगे, तो नॉन टेम्परेचर नॉन प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर नॉन है, यहाँ पे टेम्परेचर नॉन था, प्रेशर नॉन हो गया, तो T का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो T इजकल टू P/P ट्रिपल इंटू T ट्रिपल। यहाँ पे P नॉन है, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर क्या है सो आप निकाल लिए, और ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर कितना था, ट्रिपल ये पता था, तो T निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग मैथमेटिकली बनाते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो प्रेशर ट्रिपल पॉइंट पे ये इस तरह से लिखते हैं, T इजकल टू लिमिट P ट्रिपल टेंस टू 0 P/P ट्रिपल इंटू 273.16 केल्विन, ये T ट्रिपल होता है।
तो इसे हम लोग कहते हैं आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल। तो ये फार्मूला प्रेशर को लेकर के आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल होता है। तो इस तरह से हम लोग थर्मोमेट्री गौर किए। इस थर्मोमेट्री का हम लोग ओल्ड थर्मोमेट्री भी देखे, न्यू थर्मोमेट्री भी देखे, और हमारे पास एनसीईआरटी में इस पे सवाल है। एग्जाम्पल्स में शॉर्ट एग्जाम्पल्स एक भी नहीं था, लेकिन एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगातार 5 क्वेश्चंस 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम लोग अगले स्टेप में उस 5 सवाल को बनाएंगे और गौर करेंगे कैसे।